हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं रिकर्शन की। फर्स्ट टाइम हम रिकर्शन की प्रॉब्लम को टच करके देखने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने वाले कि ओरिजिनली में रिकर्शन किस तरीके से सॉल्व होता है। तो चलते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमने ली है वो है पावर ऑफ नंबर निकालने की। ठीक है, तो जैसे कि पता है आपको 2 to the power 2 कितना होता है 4, 2 to the power 3 कितना होता है 2 to the power 3 into 2। देखो 3 2 की पावर होती है 8। ठीक है, 2 to the power 4 कितना होता है 16। तो ये है क्वेश्चन, आपको मिलेगा n, आपको n दिया जाएगा कि किसकी पावर निकालना है आपको। तो मैंने बोला 2 की पावर निकालना है। 2 की कौन सी पावर निकालना है, 2 की पावर 2 निकालना है, 2 की पावर 4। तो यहां पे मिलेगा आपको k में रहेगा कि कौन सी पावर निकालना है, तो थर्ड पावर निकालने का बोलूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बोलने वाला है आपसे और आपको ये करके देना होगा। इन्हें रिकर्शन पैटर्न, ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई मैंने फॉर लूप लगाया जो k तक चलेगा और वो हर बार इंटू कर देगा। ठीक है, 2 का इंटू करते जाएंगे और हम बना देंगे पावर। इस तरीके का एक अप्रोच होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हमें इस वीडियो में फॉलो नहीं करना है। इस वीडियो में हम रिकर्शन अप्रोच देखने वाले हैं। तो रिकर्शन अप्रोच के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, तो भाई 8 होता है। अब ये इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये भी 8 होगा। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये भी 8 होगा। तो या ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, जो आउटपुट है आपका 8 होगा, बट लिखने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, रिकर्शन का लॉजिक बनाने के लिए मुझे सबसे जरूरी क्या होता है, बेस केस। तो बेस केस हम देखेंगे कि हमें रिकर्शन को रोकना कब है, वो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो बेस केस मतलब जो आपका n इनपुट में आएगा उसको आपको रोकना कब है, या आपका k इनपुट में आएगा उसको आपको रोकना क्या है भाई, बेस केस। फिर हमें लॉजिक सोचना है, फिर हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करेंगे। ये 3 चीज़ मैंने आपको बताया था। कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है रिकर्शन का तो आपको 3 चीज़ें याद रखना होगा, बेस केस, लॉजिक और रिकर्सिव कॉल। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अगर n मेरे पास 2 है और k की वैल्यू मेरे पास 3 है, मतलब मैं 2 to the power 3 फाइंड करना चाहता हूँ। ये मुझे क्वेश्चन ने बता दिया कि यूज़र ने बोला भाई कि 2 की पावर 3 मुझे लाके दो, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने क्या बताया आपको, 2 to the power 2 इंटू 2 ये होता है 8। अब इसको आप रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल में कैसे कर सकते हो, तो वेरिएबल में हम क्या कर रहे होंगे, वेरिएबल में हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे कि भाई n है तो n हो जाएगा, n की पावर 2 चाहिए हमें इंटू n इज इक्वल टू 8। अब ये जो n है हमारा ये कितना है, ये n हमारा 2 है, k जो है वो 3 है, तो k के 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, तो 2 + 1 ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया k और इसको हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमें आउटपुट मिल रहा है 8। ओके, अब रिकर्शन कॉल के लिए हमें इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन मान लूँ कि भाई पावर ऑफ n, इसमें मैं पास कर दूँ n और एक k जो बताएगा कौन सी पावर निकालना है उसकी। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिकर्सिव कॉल का सोचूं। सबसे पहले रिकर्सिव कॉल का सोचते हैं अपन, अभी बेस कंडीशन हटा देते हैं, लॉजिक हटा देते हैं बीच का, रिकर्सिव कॉल का सोचते हैं। तो रिकर्सिव कॉल में क्या करूँगा, तो मैं करूँगा कि भाई रिटर्न n इंटू पावर ऑफ n, मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं वो पूरा, तो इधर लिख देते। ठीक है, रिटर्न n इंटू पावर ऑफ n। अब यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट n, तो ये n का n रहेगा, बट k - 1 पास कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा होगा इसका समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली कॉल में जब ये नीचे जाएगा तो n की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, n की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 3 है। ओके,
तो n की वैल्यू रहेगी n इंटू, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये n k माइनस 1, मतलब ये कॉलिंग फिर से होगी, रिकर्शन को ये फिर से कॉल करेगा सेम फंक्शन को, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, जब तक कॉल होगा जब तक ये k ख़त्म ना हो जाए। मतलब k पहले 3 रहेगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। आपको अब ये सोचना है कि इसका बेस कंडीशन क्या होगी, कि भाई इसको रोकना कब है। ये तो हमें ऐसा करके ला के दे रहा होगा कि 2 इंटू, अगर ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे ये 3 बार चल रहा होगा कि 2 इंटू, पहले 2 होगा, फिर 2 इंटू 2 होगा, ऐसे 3 बार चल के ये आपका आउटपुट 8 ला के दे रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे बेस कंडीशन आपको सोचना है, तो बेस कंडीशन क्या होगी, इफ k, ठीक है, ठीक है, इफ k इक्वल टू 0, रिटर्न कर दो 1, रिटर्न कर देंगे हम 1, ठीक है। तो ये हुआ इसका मतलब कि हमें 1 रिटर्न करना है जब भी वैल्यू, क्योंकि जो 0 की पावर होती है n की पावर 0 हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई जब k कोई 0 मांगे तो हमें रिटर्न कर देना है 1। ओके, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद कॉल स्टैक किस तरीके से चल रहा होगा, सबसे पहले अगर मैं n ले लूँ और इनटू पावर ऑफ n k माइनस 1, n है आपका 2, k है आपका 3, तो ये पहले कॉल में कुछ इस तरीके से होगा। दूसरे कॉल में क्या होगा, पावर ऑफ n k माइनस 1, यहाँ पे k की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे k की वैल्यू 2 थी, ऐसे ही ये बार बार कॉल होते जाएगा। यहाँ की पे k की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे k की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब k की वैल्यू 0 होगी तो वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। जो हमने बेस केस लिखा था, इफ़ k इक्वल टू 0, रिटर्न कर दो 1, तो यहाँ पे रिटर्न 1 होगा, ठीक है, ये वाले केस में जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब k की वैल्यू 0 होगी ये रिटर्न करेगा 1, तो ये 1 कहाँ यहाँ पे आएगा, ये इसको जो पावर ऑफ n दिख रहा है आपको, ये जहाँ से कॉल हुआ है फंक्शन, वहाँ पे इसको रिप्लेस होकर 1 आएगा। तो n इंटू 1, n कितना था 2, तो सबसे पहले आया 2 इंटू 1, तो हमारे पास आया 2। ये 2 यहाँ रिटर्न हुआ, ये 2 यहाँ रिटर्न हुआ, किसकी प्लेस पे, इसकी। और ये n पहले से 2 था, तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ भाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये जो 4 आया, इसका जो आउटपुट आया 4, ठीक है, ये यहाँ रिटर्न हुआ। अब 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब ये जो 8 आया, मतलब ये जो मेन फंक्शन कॉल हुआ था, ये जहाँ से भी कॉल हुआ होगा, कहाँ से कॉल हुआ होगा, इंट मेन से किसी ने कॉल किया होगा, वहाँ पे सी आउट में 8 ला के दे रहा होगा। तो समझे आप कैसे ये जो कॉलिंग है ये स्टैक में स्टोर होगी, ठीक है। पहले बार ये स्टोर होगा, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, और आपको जैसे पता है कि ये LIFO स्ट्रक्चर फॉलो करता है अपना स्टैक, तो ये क्या करेगा, पहले ये रिटर्न, फिर ये रिटर्न, इस तरीके से आपको रिटर्न वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। ये रिटर्न, इस तरीके से रिटर्न जाएगा और आपको एट लास्ट आउटपुट बना के दे रहा होगा। तो आपको ये कॉल स्टैक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिकर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, एक होता है बेस केस कि आपको रोकना कब है वो प्रोग्राम को। तो यहाँ पे क्या था कि भाई n इक्वल टू 0 पे मुझे रोकना है क्योंकि वहाँ पे मेरा बेस केस आ जा रहा है, सॉरी k इक्वल टू 0 पे मुझे रोकना है क्योंकि वहाँ पे मेरा बेस केस आ जा रहा है। k के नीचे मैं जाके कुछ कर नहीं पाऊंगा। सबसे मिनिमम वैल्यू जो पावर की होती है 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया भाई बेस केस, जब भी केस 0 हो जाए तो रिटर्न 1 कर दो, और वहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगा और वो रिटर्न करके आंसर सही ला के देने लगा। तो हमें ये लॉजिक सोचना है कि हमें अगर कोई n आ रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे बेस केस 0 1 ऐसा कुछ फिट हो सकता है, और उसके बेसिस पे मैं कॉल स्टैक की हेल्प पे पूरे लॉजिक जनरेट कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से कुछ कर पा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई मुझे इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि बेस केस आपको पता होना चाहिए कि बेस केस मुझे रोकना कब है। रिकर्शन
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टार्टिंग में समझने में, क्योंकि माइंड में ऐसी इमेज बनाना पड़ता है कि कॉल स्टैक चलेगा, मैं बेस केस पे कब रोकूंगा, मैं लॉजिक क्या लिखूंगा, n इंटू मैंने जो किया अभी फंक्शन का ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो कैसे करूंगा मैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा मत सोचना कि पहली बार में ही आपको ये कोड समझ में आ जाए, या मैं पहली बार से ही रिकर्शन सीख जाऊँ और उसके बाद खटाखट इंप्लीमेंट करने लगूँ। ऐसा रिकर्शन में नहीं होगा। रिकर्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, बट जैसे जैसे आप प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करते हो वैसे वैसे माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता है रिकर्शन का, कि हाँ ऐसा लिखा जाता है रिकर्शन को। पहले बेस केस आता है, पहले मैं कुछ लिखता हूँ, फिर सब प्रॉब्लम बनती है, सब प्रॉब्लम सॉल्व होके एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसी को हम रिकर्शन का पार्ट बोलते हैं। और सॉल्व ऐसी होता है, रिकर्शन ऐसी चलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसका कॉल स्टैक अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कॉल स्टैक बनाया, इसका सेम कॉल स्टैक ऐसा हायरार्की फॉर्म में भी बन जाएगा, ट्री के फॉर्म में। तो आप स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो। स्ट्रक्चर बना के भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाके अगर आप ये क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा कि कैसे कॉलिंग हो रही है। जो मैंने ये समझा है ये भी पता चल गया होगा आपको। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, जो कि एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसको करके आपको मजा आ रहा होगा। फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है यार, बचपन में हमने किया था। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पे भी एक पैटर्न बन रहा है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो सेम क्वेश्चन और ये मैच कर रहा है, उसका लॉजिक यहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है। आपको वो सोचना है, 2 मिनट पॉज करके अगर आप सोच सकते हो तो सोचिए कि बेस केस क्या हो सकता है, मैं इनटू कैसे करवा सकता हूँ, लॉजिक कैसे लिख सकता हूँ, और रिकर्सिव कॉल क्या आएगा। रिकर्सिव कॉल में मैं माइनस करूँगा वैल्यू, प्लस करूँगा, किस तरीके से मैं मूव करूँगा। तो वो चीज़ें आप सोच सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसका सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। देखो इसको लिखने के कुछ 2-4 तरीके हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को लिखने का एक ये भी तरीका है कि मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दूँ, और ऐसा भी है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दूँ। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने का। 2 फैक्टोरियल का भी तरीका है कि मैं 2 इंटू 1 कर दूँ। 3 फैक्टोरियल का भी तरीका है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर दूँ। तो ये सब तरीके हैं इसको लिखने के। अब आपकी जिम्मेदारी है आप किस तरीके से इसको लॉजिक में बनाओगे, लॉजिक किस तरीके से बना रहे होंगे आप रिकर्सिव कॉल के लिए, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़, जो बेस कंडीशन क्या होगी आपकी, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 फैक्टोरियल हमारा होता है 1। 0 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। मतलब 1 0 इन दोनों का फैक्टोरियल 1 होता है। तो हमें बेस केस मिल गया ना। n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम रिटर्न कर जाएंगे 1 से। ये हमारा बेस केस हो गया कि भाई सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी इतनी होना ही चाहिए आंसर की। तो ये हो गया हमारा। 2 फैक्टोरियल आया तो 2 इंटू 1 किया हमने तो 2 आया। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 किया तो 6 आया। इस तरीके से आपका चल रहा होगा। अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक मैं बना लूँगा, ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन जिसके अंदर मैं इंटीज़र n रखने वाला हूँ, इंटीज़र n। ठीक है, बेस केस क्या हो जाएगा, इफ़ n लेस देन इक्वल टू 1, तो हम रिटर्न कर जाएंगे 1 के साथ। ओके, अब यहाँ पे कॉलिंग लिखना है। कॉलिंग में क्या आएगा, रिटर्न n इंटू, मैंने क्या बताया था, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मतलब है फंक्शन को डबल कॉल कर दो n-1 के साथ। तो n-1 का मतलब क्या है कि भाई ये 5 हो गया और यहाँ पे फैक्ट में 4 ही पास हो रहा होगा, तो ये हो गया ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये धड़ाधड़ सॉल्व होते जाएगा। यह 4 फैक्टोरियल फिर से जाएगा, n की वैल्यू 4 रिप्लेस करेगा, फिर 4 इंटू 3 कॉल होगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगी वैल्यू, फिर ये फिर से जाएगा, n की वैल्यू 3 करेगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 कॉल होगा, फिर से जाएगा 2 लेके 2 इंटू 1 कॉल होगा। तो इस तरीके से कॉल होते जाएगा और आपका आउटपुट ला के दे रहा होगा। एक और बार हायरार्की समझ लेते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू अगर आपकी 4 है, ठीक है, तो n इंटू फैक्ट 4-1 कॉल होगा। उसके बाद n इंटू फैक्ट, यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी
यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 1, ठीक है, n इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, ठीक है, n इंटू फैक्ट, देखो ये आएगी नहीं लाइन, क्यों, वो भी रीज़न बताता हूँ मैं। 3 ही कॉल हो गए सिर्फ, क्यों, जब यहाँ पे एक और कॉल होगा फैक्ट, एक और कॉल मतलब यहीं से कॉलिंग होगी, ये कॉल करके जाएगा और हमारी बेस कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि उस समय n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब भी n की वैल्यू 1 या उससे लेस होगी तो हम रिटर्न कर जाएंगे 1 से, ठीक है, हम रिटर्न कर जाएंगे 1 से। तो ये 1 कहाँ रिटर्न होगा, 1 यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न होगा। अभी यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी तो क्या हुआ, 2 इंटू 1 हुआ, ठीक है, जब n की वैल्यू 2 थी। n की वैल्यू जब 3 थी तो 3 इंटू 2 हुआ, क्योंकि इसका जो आउटपुट है 2, ये रिटर्न कर जाएगा यहाँ 3 इंटू 2, इसका आएगा 6, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 6, यहाँ का आउटपुट रहेगा 2, ठीक है। फिर ये जो 6 है ये यहाँ रिटर्न करेगा, तो ये जो 6 है, अब n की वैल्यू आ गई 4, 4 इंटू 6 हो गया 24, तो ये आ गया आपका आउटपुट 24, आपका आउटपुट होगा। और ये जो 24 है जो यहाँ पे आएगा आपका सबसे लास्ट वाली कॉल में, ये चले जाएगा इंट मेन के पास, जहाँ से मेन फंक्शन कॉल होगा, और वहाँ पे सी आउट करके 24 आपको ला के दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप ढंग से कॉलिंग सीख जाओगे एक बार। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कॉलिंग वाली चीज़ है, अगर कॉलिंग आप ढंग से सीख जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में रिकर्शन को। बस आपको चीज़ें याद में रखनी है कि मुझे बेस केस सोचना है, बेस केस सबसे पहले सोचूंगा मैं, फिर रिकर्सिव कॉल सोचना है कि रिकर्सिव कॉल कैसे करूँगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हमें बीच का लॉजिक भी लगाना पड़ता है, या लास्ट में हम लॉजिक लगाते हैं। इनमें तो अभी तक आपने लॉजिक ऐसा देखा नहीं, तो अभी आपको वो चीज़ पता नहीं है, जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वो चीज़ आपको देखने मिल रही होगी। तो ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब समझते हैं, एक और क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको। अब समझेंगे हम प्रिंट नंबर्स, ओके। अब हम देखने वाले प्रिंट नंबर्स। प्रिंट में क्या हो रहा होगा, तो प्रिंट ऑफ नंबर में हम क्या कर रहे होंगे, हमें प्रिंट करके लाके देना है कि भाई 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक प्रिंट करना है, जितनी भी n पास होगा वहाँ तक प्रिंट करना है, स्टार्ट होगा 1 से, ओके। तो अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। बेस केस क्या होगा इसका, बेस केस आपको पता है स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो भाई 1 ही होगा, बेस केस तो 1 ही होगा कि n इक्वल टू जब 1 रहेगा तो हम ये बेस केस मान लेंगे, ठीक है। अब रिकर्सिव कॉल कैसी होगी, रिकर्सिव कॉल ऐसी होगी, प्रिंट करेंगे n-1 कि हर बार n-1 को कम करते जाएंगे, पहले 5 आएगा 4 आएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n को प्रिंट करेंगे। इससे क्या हो रहा होगा, मतलब सबसे पहले हमने बेस केस लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने कॉलिंग लिखी, कॉलिंग, उसके बाद हमने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। तो ये बेस केस कब चलेगा, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर यहाँ से ये बेस केस रिटर्न कर जाएगा हमारा। तो जहाँ रिटर्न करेगा वहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है, फिर वहाँ से जब रिटर्न होगा n की वैल्यू 3 होगी, फिर वहाँ से जब रिटर्न होगा n की वैल्यू 4 होगी, और ये कहाँ तक जाएगा 5 तक। आपको पता होगा कैसे स्टैक में वापस जा रहा है ये, तो वो चीज़ आपको पता होगी। तो हमने क्या किया, लास्ट में सी आउट ऑफ n लिखा, मतलब ये पहले कॉलिंग हो जाएगी पूरी, 4 बार चल जाएगा, अगर n वैल्यू 4 है तो फिर उसके बाद ये रिटर्न आएगा एक एक से एक एक से एक एक से। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सी आउट 1 प्रिंट कर देना है। तो ये पहला 1 प्रिंट हो गया, मतलब आप समझ लो ये अगर आउटपुट है आपका तो ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जब रिटर्न आया, तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, फिर नीचे गया है, नीचे कुछ लाइन है क्या, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 प्रिंट हुई। फिर ये वापस आया, जब n की वैल्यू 3 थी, फिर ये 3 प्रिंट हुआ, फिर वापस आया n की वैल्यू 4 थी, ये 4 प्रिंट हुआ, फिर वापस आया n की वैल्यू 5 थी, ये 5 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से कॉल स्टैक चल रहा है, ठीक है। अब इसको कोड लेवल पे भी हम बना के देख लेते हैं, कोड लेवल पे कैसे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो हम लिख देते प्रिंट, ठीक है, इंट ऑफ n कि n तक वैल्यू हमें प्रिंट चाहिए। बेस केस लिख दिया हमने, n इक्वल टू 1 है भाई, तो भाई यहाँ पे प्रिंट करके दे दो हमें सी आउट 1,
ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। फिर हमने क्या बोला था, हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, हमने रिकर्सिव कॉल किया n-1 करके, ठीक है, रिकर्सिव कॉल होगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर से हमने n को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से कॉल करके देख लो आप, प्रिंट आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं। तो प्रिंट में हमने वैल्यू पास नहीं की, सॉरी 5 पास करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है। तो 5 पास करने पे हमें क्या मिल रहा है कि भाई ये बोल रहा है रिटर्न ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं दिया है, वॉइड टाइप का रिटर्न है। अब चल जाएगा आपका कोड। तो देखो 1 2 3 4 5 आउटपुट आ रहा है ना, इसी को अगर आपको उल्टे पैटर्न में प्रिंट करना है जो हम अभी तक करते आ रहे थे रिकर्सिव कॉल में, तो सिंपल ये जो ये है ना, इसको आप यहाँ लिख दो। तो ये क्या होगा, 5 4 3 2 1। ओके, ये हो जाना चाहिए आई थिंक 5 4 3 2 1। देखो ये उल्टे पैटर्न में हो गया। जब आपने यहाँ लिखा तो पहली वैल्यू 5 आई इसके अंदर, फिर 5 4 बना, फिर 4 3 बना, 3 2 बना, 2 1 बना, फिर ये 1 पे आके रिटर्न कर गया। तो ये वापस फिर कॉल स्टैक वापस हो गया। बट ये वाले केस में क्या हो रहा होगा, जब आप नीचे लिख रहे हो, पहले ये 5 बना, 4 बना, 3 बना, 2 बना, 1 बना, ये सब स्टैक में स्टोर हुआ, बट ये सब प्रिंट नहीं हुआ अभी तक। प्रिंट वाला फंक्शन लास्ट में है भाई, कॉलिंग पहले चल रही है। तो एक कॉल होके इसने पूरी रिकर्सिव मेमोरी बना ली, फिर जब 1 आया तो इसको पता चला कि बेस केस आ चुका है, अब रिटर्न करना है हमें, तो इनने 1 प्रिंट किया और रिटर्न कर गया। जब रिटर्न कर गया तो यहाँ पे n की वैल्यू उस टाइम पे जब वो 5वें फ्लो से 4थे पे आ रहा होगा उस समय 2 थी, फिर उसने ये लाइन चलाई तो ये 2 प्रिंट हुआ। फिर ये वापस गया 4थे फ्लो से 3रे वाले कॉल स्टैक पे आया, 3रे वाले पे जब आया तो n की वैल्यू 3 थी, तो इसने नीचे वाली लाइन चलाई और 3 प्रिंट किया। फिर जब 3रे वाले कॉल स्टैक से दूसरे वाले कॉल स्टैक पे आया, जब उसने ये प्रिंट किया और फिर 4 आया, और उसी तरीके से 5 प्रिंट हुआ और आपका कोड एंड हो गया। आपके पूरे कॉल स्टैक में जो जो वैल्यूज थी वो एंड हो गई। स्टैक के अंदर जो मेमोरी आपने स्टोर करके रखी थी रिकर्शन की, वो सब खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है। ओके, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आपको एक एक पूरी चीजें बताऊं और पूरे अच्छे से आपको समझ में आए। अब चौथे क्वेश्चन की और हम चलते हैं, वो है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, इसका मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, अगर n की वैल्यू आपके पास आती है 100, तो आपको बताना है ये n में कितने नंबर्स है, मतलब 3 नंबर्स है, 3 डिजिट्स है, कितनी डिजिट्स है आपको बताना है। इसमें 3 है, अगर मैं n 1000 लिख दूँ तो इसमें 4 है, तो आपको ये आउटपुट देना होगा कि 3 आ रहा है इसमें, भाई काउंट देना है, इसमें 4 आ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उसका काउंट देना है आपको बेसिकली। तो अगर मैं इसको नॉर्मली करना चाहूँ, अगर मैं इसको फॉर लूप से करना चाहूँ, तो फॉर लूप से हम कैसे करते थे, या हम कैसे कर लेते, हम क्या करते थे, वाइल लगाते थे, n नॉट इक्वल टू 0 लिखते थे, और यहाँ पे जब तक इसको चलाते थे जब n डिवाइड बाई इक्वल टू 10 ना हो जाए, और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करते रहते थे। ठीक है, इस तरीके से कोड होता था। तो क्या होता था, n डिवाइड इक्वल टू 10 से, ये n अगर 1000 है तो उसके बाद ये 100 बचेगा, उसके बाद ये 100 बचेगा, उसके बाद ये 10 बचेगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता था 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट, 4 काउंट। तो ये आपको काउंट वेरिएबल के अंदर 4 मिल जाता था, और इस तरीके से आप आउटपुट जनरेट कर लेते थे इन ए वाइल लूप। अगर इसी को मैं रिकर्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो रिकर्शन के लिए हम क्या सोचते हैं भाई, सबसे पहले बेस केस क्या बनेगा, ओके, फिर लॉजिक बीच का क्या होगा, उसके बाद रिकर्सिव कॉल, ये 3 चीज़ें, 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपको सोचना होता है कि 3 स्टेप में मैं कैसे कर सकता हूँ, 1 2 3 लॉजिक। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर मेरी वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूँगा, अगर n 0 है आपका, समझ लो n अगर 0 हो गया तो मैं 0 रिटर्न कर जाऊँगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल है कि n 0 है तो मैं 0 रिटर्न कर जाऊँगा, ऐसा हो सकता है। ओके, अगर n इक्वल टू 0 है तो ये बेस केस हो जाएगा आपका, मैं 0 रिटर्न कर जाऊंगा, रिटर्न 0। ओके, और रिकर्सिव कॉल में क्या आएगा कि भाई मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ डिजिट्स मैं करूंगा
ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल रहा हूँ मैं, n डिवाइड बाय 10 इसमें डाल दूंगा। तो हर बार n का जो एक पोर्शन है एक एक वैल्यू हटते हुए आते जाएगी। आपको पता होगा 10 डिवाइड बाय 10 से क्या होता है, n अगर डिवाइड कर दो 10 से, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो, नहीं किया हो तो पहले करके देखना फॉर लूप के साथ, तो आपको पता चलेगा 1000 है तो 100 हो जाएगा, 100 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो 0 हो जाएगा। तो इससे आप काउंट निकाल सकते हो इन्हें ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ये अप्रोच में भी सेम ही कर रहे हैं हम। ये अप्रोच में हम किस तरीके से जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हर बार n की वैल्यू चेंज होते जाएगी। जो आपका ये फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट करके, इसमें n है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। तो अब ये n की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी जब भी ये कॉल होगा, और ये जब रुकेगा जब n की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है जिससे भाई साहब आपका आउटपुट जनरेट होगा। वो लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो आप लॉजिक क्या लिखोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, काउंट, ठीक है, काउंट ऑफ नंबर। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं ये आ जाएगा, उसके अंदर मैं यहाँ से कॉलिंग करूँगा और इसमें आउटपुट आते जाएगा। फिर रिटर्न क्या करूँगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा काउंट ऑफ नंबर +1। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर n के पास 100 है तो सबसे पहले ये चलेगा भाई, पहली बार चला 100 डिवाइड बाय 10 हुआ, तो क्या बचा 10, फिर ये 10 गया यहाँ पे। देखो पहली स्टेप में चला जब n 100 था, यहाँ पे समझा देता हूँ स्टेप्स, ओके। पहली स्टेप में चला, ये कुछ नहीं चला क्योंकि ये सब अलग था भाई। फिर ये कॉल हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ जब डिजिट्स कॉल हुआ, ये भी आपको बता देता हूँ, ये जो ये है ना, जो ये है, जो हमने वेरिएबल बनाया है काउंट, वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, काउंट +1, ओके। तो ये इस तरीके से है कि भाई ये पहली बार चला, तो अब क्या हुआ, n की वैल्यू हमारे पास 10 बची। फर्स्ट स्टेप में ये काउंट में हमें नहीं मालूम क्या आया, बट यहाँ पे जो कॉलिंग थी उसने नंबर ऑफ डिजिट्स 10 पास कर दिया उसके अंदर। फिर ये फिर से कॉल हुआ, अब n की वैल्यू 10 है। इस समय क्या हुआ, 10 बाय 10 0 पास होगा, काउंट इक्वल टू 10 बाय 10 पास हुआ, ठीक है, ये नंबर में फंक्शन में रिपीट, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब ये 0 जब आया तो आपकी बेस कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई और रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया इसने। जब इसने पहली बार रिटर्न किया यहाँ पे, तो हमें पता करना है कि ये काउंट के अंदर क्या स्टोर है। ये काउंट के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था इसमें क्या है, n 0 रिटर्न किया तो इसके अंदर प्रॉपरली 0 ही होगा, ठीक है, इसके अंदर 0 ही होगा। अब ये जो 0 रिटर्न हुआ, उसने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा के रखा है रिटर्न +1, इसने +1 करके रिटर्न कर दिया ऊपर वाले को। यहाँ पे मतलब ये जो ऊपर साइड है, यहाँ पे काउंट आ गया आपके पास 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1। अब ये जो 1 है, यहाँ पे आपके पास कितना था, यहाँ पे भाई 1 आ गया, और यहाँ पे क्या डला है, काउंट अब 1 हो गया, तो 1 + 1 जब यहाँ पे आएगा वो 1 + 1 2 होके आएगा, और ये 2 रिटर्न कर देंगे मेन फंक्शन को, जो हमारा आउटपुट है, जहाँ से प्रॉपरली फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। तो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसको कोड वाइज देख लेते हैं कि कोड वाइज हम इसको कैसे कर पा रहे होंगे। कोड वाइज देखते हैं इसको, तो हम ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया पुराने वाले को, यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इसके अंदर हमने n पास कर दिया, n का बेस केस दे दिया, अगर n = 0 है तो हम रिटर्न कर जाएंगे 0 के साथ, ओके। अब हमने यहाँ पे काउंट बना लिया एक, जो काउंट करके ला के दे रहा होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर इसके अंदर हमने वहाँ से हमारे फंक्शन को रिकर्सिव कॉल मारा, जिसमें हम n डिवाइड बाय 10 पास करके भेजेंगे, जिससे हर बार एक एक वैल्यू कम होते जाएगी n की, और ये काउंट +1,
ठीक है, इससे हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 500, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए। इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। देखो हमें 3 मिलना चाहिए आउटपुट। क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई, कुछ हुआ है, हाँ हमने यहाँ पे इसका टाइप चेंज नहीं किया था, सॉरी। और रिटर्न भी हमने गलत लिखा है, तो हम ये भी सही कर देते हैं। अब आई थिंक चल जाना चाहिए। ओके, तो ब्रैकेट भी मिस है, अच्छा हमने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया है, सॉरी फॉर दैट। हाँ ये देखो अब आपका आउटपुट 3 आ रहा है। अगर ये 500 में आप 2 जीरो और प्लस कर देते हो तो 5 आना चाहिए आपका आउटपुट। तो हाँ ये क्वेश्चन सही चल रहा है, 5 आउटपुट आ रहा है। तो होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। आपने जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें आपको मज़ा आया होगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, बट हम ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि भाई बेस कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है रिकर्शन के अंदर, जो आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बिना आप रिकर्शन का लॉजिक नहीं लिख पाते हो। बीच का लॉजिक कभी लिखना पड़ रहा है, कभी नहीं लिखना पड़ रहा है, बट रिकर्सिव कॉल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप n-1 वाली चला रहे हो, n+1 वाली चला रहे हो, तो इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, इसमें कम हो रही है। जब वैल्यू कम हो रही है तो आपको पता है बेस कंडीशन हमेशा इस टाइप की आई है कि <= 0 ना हो जाए या 0 से माइनस में ना चले जाए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। n+1 हो रही है तो आपको कब तक मैक्सिमम ले जाना है, जैसे 100 तक ले जाना है तो मैं वहीं से रिटर्न करूँगा, तो 100 तक जाएगा रिकर्सिव कॉल, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए। अगर आप n+1 कर रहे हो रिकर्सिव कॉल में तो आप ग्रेटर वाले पे लगाओगे बेस कंडीशन, अगर n-1 कर रहे हो तो 0 या 1 पे लगाओगे। तो इस तरीके से भी आप ये चीज़ पैटर्न देख सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो कि अगर आप माइनस कॉल कर रहे हो तो अलग पैटर्न है, प्लस कॉल कर रहे हो तो अलग पैटर्न है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, उससे आपके और ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर कुछ डाउट बच गया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप आपको मज़ा आ रहा होगा रिकर्शन सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।